सभी दोस्तों को नमस्कार। मैंने आपको पिछली क्लास में इस्लामिक शिक्षा के बारे में, मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम आपको आधुनिक शिक्षा के बारे में या आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में बताएंगे। देख लीजिए, हमारे भारत में आधुनिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ या शुभारंभ कब हुआ, आधुनिक कालीन शिक्षा भारत में कैसे आई और आधुनिक कालीन शिक्षा को और हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें। देखिए, आज हम पढ़ते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा। आधुनिक कालीन शिक्षा को हम अंग्रेजी शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा भी कहते हैं, अंग्रेजों की शिक्षा भी कहते हैं। देख लीजिए, हमारे भारत में पहले अंग्रेजी शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। जब से 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया भारत आई या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ क्या उद्देश्य रहा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार करना और भारत में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको विदेश में ले जाना, ये उसका उद्देश्य रहा। लेकिन कुछ समय बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में पांव जमा लिए, तो उसके मन में कुछ ख्याल आने लगे, कुछ विचार आने लगे। तो उसमें मन में क्या विचार आने लगे कि जो चीज़ हम भारत से विदेश में भेजते हैं और हम भारतीयों को से लेते हैं या सारी चीज़ें इनसे करते हैं, तो भारतीय लोग बहुत भोले भाले हैं, इनके साथ में हमें क्या करना चाहिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने माइंड में विचार बना ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कुछ लोगों को पढ़ाने, लिखाने या शिक्षा प्रचार करने के लिए काम किया। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई अपने व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन कुछ समय बाद उसका मनोविचार परिवर्तन हुआ। 1600 ईस्वी में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा देने तथा सीमित कुछ समय बाद, यानी कि पहले तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उस प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद, यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की संस्थाएं भी स्थापित की। भारत में उच्च शिक्षा संस्थाएं भी स्थापित की कुछ समय बाद, यानी कि 1765 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षाओं का संचालन किया और इसके कुछ समय बाद उन्होंने उच्च शिक्षाएं संस्थान या उच्च शिक्षण संस्थान खोलने प्रारंभ किए। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले उन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा, यानी कि 1781 में उन्होंने कलकत्ता मदरसा विद्यालय खोला और 1791 में उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। यानी कि उन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत विश्व हिंदू कॉलेज की स्थापना की। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग रहा। उन्होंने उद्देश्य किस उद्देश्य को लेकर रखा, उन्होंने अगर हम मुस्लिम विद्यालय खोलते हैं तो मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, हिंदू विद्यालय खोलते हैं तो हिंदू बच्चे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब दोनों को खुश करने के लिए उन्होंने मुस्लिम मदरसा और हिंदू के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद उनका उद्देश्य क्या रहा, भारत में जब हम दोनों को शिक्षा प्रदान करेंगे, दोनों को विशेष शिक्षा देंगे, दोनों को विशेष कानून के तहत शिक्षा देंगे या कानूनी शिक्षा देंगे, तो वह जो लोग या मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो ये लोग जो पढ़ के आएंगे, ये लोग शिक्षा ग्रहण करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी और शासन के लिए भागीदारी होंगे,
कहीं ना कहीं ये कंपनी और शासन के काम आएंगे, या कंपनी या शासन के काम के लिए भागीदारी या सहभागी होंगे। तो इनके कहने का ये आशय रहा, ये मतलब रहा। तो इनका जो उद्देश्य रहा कि अगर हम कोलकाता में मदरसा और संस्कृत विद्यालय खोलते हैं, हिंदू के लिए हिंदू विद्यालय, मुस्लिम के लिए मुस्लिम विद्यालय खोला, और दोनों जब पढ़ के आएंगे तो वह कंपनी और शासन के लिए अपना सहयोग देंगे, अपना योगदान करेंगे और कंपनी और शासन के लिए काम करेंगे। ये बात किसने सोची? अंग्रेजों ने सोची। यही काम किसने सोचा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा। इसके बाद 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, यानी कि उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर थे, यानी गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की, यानी कि उन्होंने 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक अंग्रेजी फोर्ट विलियम्स कॉलेज, यह कौन सा था? अंग्रेजी स्कूल था। कैसा था? अंग्रेजी स्कूल था। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो आप देख लीजिए, हिंदू भी हो गया, मुस्लिम भी हो गया और अंग्रेज विद्यालय भी हो गया। तो अंग्रेज विद्यालय की स्थापना की, और इसमें क्या उन्होंने एक शर्त रखी कि इसमें जो कंपनी में काम करने वाले जो सैनिक हैं, कंपनी में काम करने वाले जो असैनिक हैं, उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए पूरा खर्च उठाएगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया और कहा कि जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं उनके बच्चे पढ़ने के लिए उन्होंने कौन से विद्यालय का? और उसके फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की, या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो उसमें क्या करेगा? जो कंपनी में काम करते हैं उनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ेंगे, ये उन्होंने प्रावधान रखा। इसके बाद 1818 पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1818 ईस्वी में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन्हें कि 1818 ईस्वी में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं 1813 का आज्ञापत्र। आज्ञापत्र क्या है? आज्ञापत्र के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। 1813 का आज्ञापत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं। 1813 से आज्ञापत्र। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 20 वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनः परिवर्तन के लिए एक आज्ञापत्र जारी किया जाता है। यानी कि आज्ञापत्र पुनः परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन करने के लिए पुनः 20 वर्ष बाद एक आज्ञापत्र परिवर्तन या आज्ञापत्र जारी किया जाता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 20 वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आज्ञापत्र जारी किया जाता है। ये आज्ञापत्र जारी का ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? संसद के समक्ष जाएगा, और संसद के समक्ष के बाद इसका मतलब संसद के समक्ष के बाद ये सारी इनकी आगे की गतिविधियां होंगी। क्या होंगी? ये संसद में पार्लियामेंट में इसको पारित कराया जाएगा। पारित करने के बाद ये पार्लियामेंट में पारित हो जाएगा और इसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक आज्ञापत्र जारी किया। वह आज्ञापत्र कम से कम 20 वर्ष बाद परिवर्तन होता है या परिवर्तनकारी होता है। लेकिन इसने 20 वर्ष बाद क्या किया? 1813 में अपने इस आज्ञापत्र को संसद के समक्ष रखा। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस आज्ञापत्र को संसद के समक्ष रखा। और फिर इसका कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन ये पूरा पारित, बाद में यह पारित हो गया। यानी कि इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन ये पूर्ण रूप से पारित हो गया। इसके बाद क्या हुआ? 1813 के आज्ञापत्र में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। यानी कि इस आज्ञापत्र में क्या किया गया? क्यों इसको प्राथमिकता दी गई? क्यों इसका प्रसार किया गया? 1813 में जो आज्ञापत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी हुआ था, उसमें शिक्षा के प्रसार के लिए, उसमें क्या? शिक्षा के प्रसार के लिए प्राथमिकता किसको दी गई? शिक्षा के प्रसार के लिए। यानी कि शिक्षा के प्रसार या शिक्षा को आगे बढ़ाने, संचार के लिए प्राथमिकता दी गई। किसको प्राथमिकता दी गई? शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता दी गई। किस आज्ञापत्र में? 18 से 13 के आज्ञापत्र में। इसके बाद शिक्षा के प्रसार, यानी कि इसी में आज्ञापत्र में क्या कहा गया है कि शिक्षा के प्रसार एवं विद्वानों के ज्ञान के
प्रसार एवं विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की धनराशि अलग रखी जाएगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करती है, देख लीजिए अब क्या करती है। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए ये जो निकाल कर, कंपनी से निकाल कर, मतलब एक तरफ रखकर निकाल कर, मतलब ये सेविंग कह सकते हैं, क्या है, सेविंग करके 1 लाख रुपए सेविंग करके, यही 1 लाख रुपए हम किसमें लगाएंगे, यही हम शिक्षा के प्रसार में लगाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में से या कुछ रुपए सेविंग करके, लेने की प्रति वर्ष 1 लाख रुपए सेविंग करके वह किसमें योगदान करेगी, शिक्षा के प्रसार में लगाएंगे, विद्वानों के ज्ञान के प्रसार में लगाएंगे और विकास के लिए प्रतिवर्ष हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। यानी विकास, विद्वानों के ज्ञान के प्रसार के लिए और शिक्षा के प्रसार के लिए वह 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी सेविंग करती रही और वह प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने लगी, क्योंकि ये शिक्षा का प्रसार होता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 1813 के आज्ञापत्र में ये सारी चीज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी में रखा और 1 लाख रुपए यानी कि सेविंग के रूप में उन्होंने रखा। यह सेविंग रुपया, यह 1 लाख रुपया किसके काम में आएगा, यह 1 लाख रुपया शिक्षा के प्रसार के काम आएगा और विद्वान के ज्ञान के प्रसार में आएगा और उनके विकास के लिए यह 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देती रही। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मित्रों आज हमने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, आधुनिक शिक्षा के बारे की शुरुआत के और 1813 के आज्ञापत्र के बारे में बताया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।